हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये जो हम लोग मानवाधिकार पढ़ रहे हैं, ये जो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मानवाधिकार क्या है। आखिर मानवाधिकार हम बोलेंगे किसको? तो अगर हम लोग बात करें कि मानवाधिकार है क्या, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग, नस्ल कोई भी हो। ये विभेद ना करते हुए अगर वो मानव है तो उसको अपने आप ये अधिकार मिल जाएंगे। और को ध्यान में रखते हुए, इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक परिभाषा है कि मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि वह मानव है। तो ये था यूएन के परिभाषा। उन्होंने मानवाधिकार को किस तरीके से परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो अगर कोई मानव है तो उसको अपने आप मानवाधिकार प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा मानवाधिकार आखिर कहते हैं किसको है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो मानवाधिकार जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि मानवाधिकार का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो मानवाधिकार की अगर हम लोग बात करें प्रारंभिक स्रोत के बारे में, प्रारंभिक साक्ष्य के बारे में, तो हमारे भारत के प्राचीन परंपरा में ही जो है मानवाधिकार का जो तत्व है, जो एलिमेंट है, हमको दिखाई देता है। जैसे अगर हम लोग बात करें अपने उपनिषद की, वेद की, तो ये तमाम ग्रंथों में जो है कहीं ना कहीं भारतीय भारतीय ग्रंथों की एक परंपरा रही है, भारतीय सभ्यता की, भारतीय सिविलाइजेशन की एक परंपरा रही है कि वहाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति को सेंटर में रख करके, व्यक्ति को केंद्र में रख करके उनके अधिकारों की, उनके कर्तव्यों की, उनके सम्मान की, उनकी गरिमा की कैसे रक्षा किया जाए। हमारे वेदों ने, हमारे उपनिषद ने, हमारे रामायण ने, हमारे महाभारत ने, ये तमाम प्राचीन भारतीय ग्रंथों ने मानवाधिकार की रक्षा की बात की है। साथ ही साथ थोड़ा और अगर हम लोग आगे बढ़ें मानवाधिकार के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, तो इसका साक्ष्य हमें जो है, इसके अलावा ग्रीस, रोमन, तो ग्रीस और रोमन के बहुत सारे जो तुम्हारे ऐतिहासिक जो ग्रंथ थे, वहाँ भी जो हमें मानवाधिकार के कुछ ना कुछ अंश हमें वहाँ भी दिखाई देता है। इसके अलावा अगर और हम लोग बात करें तो ग्रीस, रोम, तो ग्रीस मेनली अगर हम लोग बात करें, ग्रीस, यूनान जिसको हम लोग बात करते हैं, सुकरात, प्लेटो, तो ये सारे कहीं ना कहीं, सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये कहीं ना कहीं लोगों की, नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा कैसे हो, उनको कैसे गरिमा जीवन जीने कैसे जिया जाए, तो ये अधिकारों की बात जो है तमाम अधिकारों की बात जो है सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल ने व्यक्ति को सेंटर में रख करके अपने प्रिंसिपल को, अपने सिद्धांत को देने का काम किया। इसके अलावा अगर थोड़ा और हम लोग बात करें तो मानवाधिकार की बात हमें जो है चीन का जो एक बहुत बड़े जो फिलोसफर हुए, बहुत बड़े जो दार्शनिक हुए, जिसको हम लोग नाम लेते हैं कन्फ्यूशियस का, तो कन्फ्यूशियस की जो उनकी जो सिद्धांत थी, उन्होंने जो है नैतिकता, समानता, पारस्परिक सम्मान पर आधारित सिद्धांतों को, प्रिंसिपल को, दर्शन को देने का काम किया। तो वहाँ भी जो है कहीं ना कहीं हमें मानवाधिकार का कुछ ना कुछ दर्शन, कुछ ना कुछ अंश हमें वहाँ भी दिखाई देता है। इसके अलावा और अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ें तो इस्लामिक परंपरा ने भी जो है मानवाधिकार को और आगे बढ़ाने का काम किया। तो इस्लामिक परंपरा ने भी जो है न्याय पर, दया पर, समानता पर, ये सारे सिद्धांतों पर बल दिया। तो ये थे मानवाधिकार के प्राचीन प्राचीन परंपराओं में जो हमें कहीं ना कहीं वहाँ भी जो है मानवाधिकार के स्वरूप कुछ ना कुछ अंश हमें वहाँ भी दिखाई देता है, जहाँ इन्होंने, चाहे भारत की जो वेद हो, उपनिषद हो, यहाँ भी जो है मानव को सेंटर में रख करके उनके अधिकारों की, उनके कर्तव्यों की, उनकी गरिमा की कैसे रक्षा हो। इसके अलावा चीन, ग्रीस, रोम, इस्लामिक परंपरा,
तो ये तमाम ये जितने सारे जब भी हम लोग बात की, ये सारा क्या था कि मानवाधिकार की कुछ ना कुछ अंश जो है हमें वहाँ भी दिखाई देता है। तो ये हो गई हमारा प्राचीन परंपरा में मानवाधिकार के स्वरूप कहीं न कहीं हमें वहाँ भी दिखाई देता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मानवाधिकार के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ही कि इसके मध्यकाल में हमें कहाँ-कहाँ दिखाई देता है। मिडिल एरा में हमें कहाँ-कहाँ दिखाई देता है कि मानवाधिकार किन-किन रूपों में हमें दिखाई देता है। तो अगर हम लोग बात करें मध्यकाल में मानवाधिकार के विकास की, डेवलपमेंट की, तो मध्यकाल में अगर हम लोग बात करें मानवाधिकार की डेवलपमेंट के विकास की, तो 1215 का जो मैग्ना कार्टा था, जो इंग्लैंड के राजा जो जॉन थे, उन्होंने जो है सामंतों को कुछ अधिकार दिए थे। तो वहाँ भी जो है मानवाधिकार की शुरुआत वहाँ भी जो है हमें दिखाई देता है। जहाँ राजा जॉन ने सामंतों को कुछ अधिकार दिए थे और जिसके तहत राजा जॉन ने जो है जो जब मैग्ना कार्टा के तहत जो है जब सामंतों को कुछ अधिकार दिए, मैग्ना कार्टा कोई जगह का नाम था, तो वहाँ राजा का जो शक्ति था वो कहीं न कहीं कानून के अंदर जो बंध गया। तो वहाँ भी जो है हमें मानवाधिकार का स्वरूप जो है दर्शन वहाँ भी दिखाई देता है। 1215 में इंग्लैंड का राजा जॉन ने जो है सामंतों को कुछ अधिकार दिए थे, तो वहाँ भी जो हमें मानवाधिकार का स्वरूप कुछ न कुछ दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग बात करें 1689 का 1689 का जो इंग्लिश का बिल्स ऑफ राइट्स था, तो इसके तहत संसद और नागरिकों के बीच कुछ अधिकारों की चर्चा की गई थी। तो वहाँ भी जो हमें मानवाधिकार के अंश वहाँ भी हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट अगर हम लोग और थोड़ा आगे बढ़े मध्यकाल में ही, तो 1776 जहाँ अमेरिकी क्रांति हुई थी, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था। तो इसी अमेरिकन रिवॉल्यूशन के तहत एक बहुत बड़ी एक नारा प्रसिद्ध हुई थी, जहाँ कहा गया था कि मनुष्य समान पैदा हुआ है और उन्हें जीवन, स्वतंत्रता और खुशहाली का अधिकार है। तो अगर इस तरीके से अगर स्लोगन दिए जा रहे हैं, इस तरीके से अगर बात किए जा रहे हैं मानव को सेंटर में रख करके, तो यहाँ भी जो हमें अमेरिकी क्रांति में भी जो है कहीं न कहीं मानवाधिकार के अंश हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जो 1789 का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, फ्रांस की जो क्रांति थी, तो इस फ्रांस की क्रांति में जो सबसे बड़ी नारा थी, जो दुनिया के तमाम देशों को, दुनिया के तमाम उपनिवेशी देशों को प्रभावित किया, यहाँ तक कि हमारे देश का जो संविधान का जो प्रिएम्बल है, तो वहाँ भी जो है फ्रांसीसी क्रांति ने जो है जो नाराबाद किया था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का। तो ये सिद्धांत, ये जो नारा, ये जो स्लोगन जो फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया, तो कहीं न कहीं यहाँ भी जो है मानवाधिकार के जो स्वरूप है, जो दर्शन हमें यहाँ भी दिखाई देता है। इसके अलावा जो 19वीं सदी में जो दास प्रथा का जो अंत होता है, तो ये भी कहीं न कहीं मानवाधिकार का एक स्वरूप था। तो ये अभी हमने क्या बात किया कि मानवाधिकार का जो मध्यकाल में कहाँ-कहाँ हमें दिखाई देता है। तो फर्स्ट हमने क्या बात किया कि 1215 का जो मैग्ना कार्टा था। नेक्स्ट हमने क्या बात किया, जो 1689 का जो बिल्स ऑफ राइट्स था इंग्लैंड का, वहाँ भी मानवाधिकार का दर्शन हमें वहाँ भी दिखाई देता है, स्वरूप वहाँ भी दिखाई देता है। इसके बाद हमने बात किया जो 1776 का जो अमेरिकी क्रांति था, अमेरिकी क्रांति ने भी मानवाधिकार की बात किया, वहाँ भी हमें मानवाधिकार का स्वरूप कुछ ना कुछ दिखाई देता है। नेक्स्ट हमने बात किया जो 1789 का जो फ्रांस की क्रांति था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, जहाँ जो है दुनिया के लगभग देशों ने इस क्रांति से प्रभावित हुआ और खुद जितने सारे जो गुलाम देश थे उसको एक प्रेरणा मिली, जहाँ जो है 3 जो नारा था, उनका स्लोगन था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का। तो ये 3 जो सिद्धांत जो दुनिया ने स्वीकारा, जो वहाँ दिया गया और दुनिया ने इसे अपने देश में अपनाने की जो बात किया, तो यहाँ कहीं न कहीं मानवाधिकार का स्वरूप यहाँ भी हमें कुछ ना कुछ दिखाई देता है। इसके बाद हमने क्या बात किया, जो 19वीं सदी के जो दास प्रथा का जो अंत होता है, जहाँ बहुत सारे जो श्रमिक अधिकारों की जो रक्षा की बात की गई, श्रमिकों के लिए नए-नए कानून लाए गए, लेबर्स के जो कैसे अधिकारों की रक्षा किया जाए, इसके लिए जो तमाम जो कानून लाए गए, लॉज लाए गए, तो कहीं न कहीं यहाँ भी हमें दिखाई देता है कि मानवाधिकार कुछ ना कुछ हमें यहाँ भी दिखाई देता है। तो ये तो हो गए हमारे मध्यकाल में कि मानवाधिकार का स्वरूप दर्शन हमें कहाँ-कहाँ दिखाई देता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि मानवाधिकार का अगर हम लोग बात करें औपचारिक रूप से इसकी स्वीकृति जो है वैश्विक स्तर पर कब मिलती है, तो 1948 का जो मानवाधिकार का जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, जो 1948 का था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो औपचारिक शुरुआत जो है मानवाधिकार की अगर हम लोग बात करें,
तो दुनिया ने जो है कब स्वीकारा? 10 दिसंबर 1948 का, 10 दिसंबर 1948 को। इसके अलावा जो है मानवाधिकार की रक्षा के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम जो है अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हुई, समझौते हुए, जिसको हम लोग और भी कई नाम से मतलब और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे ICCPR 1966 का, ICESCR 1966 का। इसके अलावा बहुत सारे जो है संधियाँ हुई, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो है मानवाधिकार की रक्षा की बात की, UNSCR। तो बहुत सारे वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हुई, जहाँ कहीं न कहीं मानवाधिकार को और ज़्यादा मजबूत करने की बात किया अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते के द्वारा। जैसे अभी हमने क्या बात किया, ICCPR, ICESCR 1966, इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो ये तमाम वैश्विक संधि और समझौता ने मानवाधिकार को और ज़्यादा मजबूत किया। तो ये था क्या हमारा मानवाधिकार का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो एक चीज़ हमें यहाँ याद रखना है कि मानवाधिकार का जो औपचारिक शुरुआत जो है 10 दिसंबर 1948 की, दुनिया के वैश्विक स्तर पर जो घोषणा पत्र हुई थी 10 दिसंबर 1948 की, जहाँ दुनिया के तमाम देशों ने, लगभग देशों ने इस घोषणा पत्र को स्वीकार की और अपने अपने देशों में, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने अपने संसद के माध्यम से, कानून के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से अपने अपने देशों में उसे लागू करने की बात कही। तो ये था हमारे मानवाधिकार का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोग मानवाधिकार जिसकी आज हम लोग बात कर रहे हैं, आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो अगर हम लोग बात करें कि जो मानवाधिकार का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, तो मानवाधिकार का इम्पोर्टेंस कई रूपों में हम देख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि अगर मानवाधिकार अगर नहीं होती तो जाहिर सी बात हम जो है अपने गरिमा की, अपने डिग्निटी की बात नहीं कर सकते। अगर मानवाधिकार है तो कहीं न कहीं हमारा लोकतंत्र कहीं न कहीं मजबूत होगा। हमारा जो कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ, ये हमारा मजबूत होगा। लोगों की जो समानता है, स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये कहीं न कहीं मानवाधिकार क्या करता है, मजबूत करता है। तो मानवाधिकार इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात करता है, कानून के शासन की बात करता है, ये बात करता है लोगों की विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है, लोगों का फंडामेंटल राइट्स की रक्षा कैसे हो, ये इसकी बात करता है, लोगों की धर्म की रक्षा कैसे हो, लोगों को जो है अधिकार, समानता, अवसर की समानता, ये सारी चीज़ें कैसे मिले, ये बात करता है मानवाधिकार। तो इस तरीके से मानवाधिकार इस रूपों में इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर ये अधिकार है तभी हमें ये चीज़ें मिल पाएगी। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने बात किया कि मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, जहाँ हमने परंपरा से लेकर के आधुनिक समय की बात कहा, जहाँ शुरुआत होता है हमारे बहुत सारे जो वेद है, उपनिषद है, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में मानवाधिकार का कुछ ना कुछ अंश हमें वहाँ भी दिखाई देता है। नेक्स्ट हमने बात किया मध्यकाल में कहाँ हमें मानवाधिकार के स्वरूप दर्शन दिखाई देते हैं। फिर हमने बात किया आधुनिक समय में, और जहाँ से हमने बात किया कि 10 दिसंबर 1948 में जो है मानवाधिकार का औपचारिक शुरुआत होता है UN की महासभा द्वारा। इसके बाद हमने बात किया कि जो मानवाधिकार जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में जो है हमने इस वीडियो में जानने की, समझने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको जो है काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।